नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज का अपना स्पेशल वीडियो है फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट जिनकी अभी अभी बोर्ड्स की एग्जाम खत्म हुई है। आज का वीडियो जितना इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए है उतना ही पेरेंट्स के लिए है। हम हर बच्चे तक पहुंचना चाहते हैं और उन्हें 10वीं के बाद की रियलिटी से अवगत कराना चाहते हैं। उसके लिए आज का वीडियो है। डोंट कंसिडर दिस वीडियो एज अ प्रमोशनल वीडियो। वेलोसिटी के प्रमोशन के लिए ये वीडियो नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हर पेरेंट को रियलिटी पता हो कि कोचिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है, डिफरेंट एग्जाम कैसे वर्क करते हैं, 10th के बाद कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि कोई करना नहीं चाहता। हर इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि उसकी जो बैचेस है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे और कैसे फॉल्स कमिटमेंट करके वो फंसाते हैं। इन सारी चीज़ों पे मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। तो आज का वीडियो एक रॉ वीडियो समझिए, जिसमें कोई एडिटिंग या कटिंग नहीं होगी। प्योरली मैं 1 to 1 आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसा समझ के आप इस वीडियो को देखिए शांति से, फिर सोचिए। और फिर भी आपको अगर पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है तो आप हमें आके पर्सनली मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला पॉइंट जो अपना डिस्कशन का है बेटा, वो है व्हाट आफ्टर 10th। व्हाट आफ्टर 10th, 10वीं के बाद क्या, इस पे हम थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। 10th के बाद आने वाली जो मेनली 5 फील्ड है मैं उनके बारे में डिटेल देना चाहता हूँ। पहले 10th के बाद सबसे पहले जो फील्ड आती है, एक आता है बेटा पॉलिटेक्निक, देन आता है आर्ट्स, देन कॉमर्स, देन साइंस और इधर लास्ट में ITI। These are the different field which are available after 10th। मोटा मोटा अपने पास ये 5 ऑप्शंस होते हैं। तो इन पे मैं इस प्रकार लाइक डालूंगा। मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि किसने क्या करना चाहिए, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन किसके लिए ज्यादा सूटेबल रह सकता है। जैसे कि सबसे पहली बात हम करते हैं ITI रिगार्डिंग। ITI जिसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब ITI में बेटा 2 तरह के कोर्सेज आते हैं, कुछ 1 साल के कोर्स होते हैं, कुछ 2 साल के कोर्स होते हैं। तो ITI वो बच्चा, उस बच्चे के लिए ज्यादा बेटर है करना जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन, घर की आर्थिक परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है और वो चाहता है कि मुझे 2 साल के बाद ही छोटा मोटा जॉब मिलना चाहिए या खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है। तो डिफरेंट कोर्सेज आते हैं ITI में, जैसे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का आएगा, मैकेनिक का आएगा, प्लम्बिंग का आएगा, इलेक्ट्रीशियन का आएगा, डिफरेंट कोर्सेज है। तो ये सारे कोर्सेज वो बच्चा कर सकता है। तो मेरा सजेशन उस बच्चे के लिए है जिसे भी 2 साल में नौकरी चाहिए, कम से कम सैलरी वाले, और कुछ गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी वो एलिजिबल हो जाए, तो ऐसा बच्चा ITI प्रीफर कर सकता है। तो मेरा एक सिर्फ सजेशन इसमें ये रहेगा हर बच्चे से कि ITI अगर आप करते हो तो वो 2 साल का ही करें। 1 साल के ITI में इतना बेनिफिट मिलेगा नहीं आपको जितना 2 साल के ITI में मिलेगा। तो बेटर ऑप्शन इज टू गो फॉर 2 ईयर ITI। इसमें आपको गवर्नमेंट स्कीम्स का भी बेनिफिट मिलेगा, जिसके बेसिस पे आपको छोटा उद्योग करने के लिए कुछ फंड्स भी अवेलेबल होते हैं। तो ये हुआ बेटा ITI। और गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें तो रेलवेज में और कुछ और कंपनीज है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनके अंदर भी ITI के लिए अपॉर्चुनिटी निकलती है। जैसे इंडियन ऑयल हो गया, BPCL हो गया, BHEL हो गया, सेल हो गया, गेल हो गया, ये जो नवरत्न कंपनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो भी इसके लिए कोर्सेज मतलब रिक्रूटमेंट निकालते हैं। तो ये हुआ ITI में बेटा मैं इधर जाना चाहता हूँ पॉलिटेक्निक। पॉली उस बच्चे ने करना ज्यादा बेटर है जिसको इंजीनियरिंग कोई भी कॉलेज मिला तो चलता है। बी स्पेसिफिक, मैं अपने स्टेटमेंट को फिर से स्पेसिफिक कर देता हूँ कि पॉलिटेक्निक में उस बच्चे ने एडमिशन करो जिसे इंजीनियरिंग कोई भी कॉलेज से हुआ तो चलता है। मैं ये कोई भी कॉलेज क्यों कहा ये आपको समझ में आ जाए। जैसा अभी बहुत सारे जनरली ग्रामीण भाग के बच्चों के साथ ये होता है कि ग्रामीण भाग के बच्चे ये करते हैं, पेरेंट्स उनको अगर अच्छे परसेंटेज आ गए 90, 95, तो उन्हें लगता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो गई तो बहुत अच्छा हो गया। तो वो जनरली क्या करते हैं, पॉली में एडमिशन लेते हैं। में एडमिशन लेते हैं पॉलिटेक्निक। तो पॉली में उनका एडमिशन तो गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है, नो डाउट, गवर्नमेंट पॉली मिल जाता है। लेकिन गवर्नमेंट पॉली करने के बाद जब डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की बात आती है, किसकी बात आती है बेटा, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की जब बात आती है तब ये अश्योरिटी नहीं रहती गवर्नमेंट कॉलेज ही मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि डायरेक्ट सेकेंड ईयर जाते समय इनटेक जो है वो रिड्यूस हो जाता है। जब आप पॉली के लिए एडमिशन ले रहे हो फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में, तो वहाँ पे 60 सीटें, 60 के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। लेकिन डायरेक्ट सेकेंड ईयर जाते समय 20% सीट्स अवेलेबल हो जाती है, मतलब 12 सीट। तो सब बच्चों को कैसे पॉसिबल है मिलना? तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना।
तो जिन भी बच्चों के अच्छे परसेंटेज है 10th में, तो दे शुड नॉट ऑप्ट फॉर पॉलिटेक्निक। ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो बच्चे बहुत अच्छे कॉलेज में जाना बिलोंग करते हैं और डिजर्व करते हैं, और उसके लिए उनके लिए 11th-12 ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। ये मेरा सजेशन रहेगा, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक उन बच्चों ने करना जिससे इंजीनियरिंग कोई भी कॉलेज चलता है, अदर देन गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज भी चलता है, तो वो बच्चे पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। फिर आर्ट्स किसने करना है? तो आर्ट्स उस बच्चे ने करना जिसको मैथ्स और साइंस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैथ्स एंड साइंस में जिस बच्चे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो बच्चा आर्ट्स के लिए जा सकता है आराम से, क्योंकि उसे इंटरेस्ट ही नहीं है। उसे जबरदस्ती आप साइंस देके करोगे क्या? आर्ट्स में भी बहुत सारी फील्ड है, अच्छी जगह से ग्रेजुएशन करके वो एमपीसी यूपीसी की तैयारी भी कर सकता है, तो बहुत सारे ऑप्शन आर्ट्स के लिए भी अवेलेबल है। नेक्स्ट, कॉमर्स किसने करना है? अब कॉमर्स की बात आती है बेटा, तो कॉमर्स में बेटर ऑप्शन सिर्फ कौन सा बचता है? सी। अदर देन दैट बीकॉम, एमकॉम, ये तो ग्रेजुएशन है। पहले क्या होता था, जब बैंकिंग सेक्टर था उसमें पर्टिकुलरली कॉमर्स के लोगों की रिक्रूटमेंट होती, लेकिन अब बैंक्स ने भी क्या कर दिया, हर पोस्ट के लिए नहीं ग्रेजुएट कर दिया, तो कोई स्पेसिफिक जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉमर्स ऐसा कोई रिमेनिंग रहा नहीं है। तो स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज कहाँ है? सिर्फ सीए में। तो सीए इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन, सबको पता होगा। या फिर कॉमर्स उस बच्चे ने करना जिसके घर पे ऑलरेडी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिलेटेड वर्क चलता है, तो उन्हें थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिल जाए, और जिसके घर पे सीए का बैकग्राउंड है वो बच्चे तो डेफिनेटली सीए के लिए ही जाएंगे। फिर बचा बेटा साइंस। तो साइंस किसने करना चाहिए? तो माय पर्सनल सजेशन विल बी एवरीवन शुड गो फॉर साइंस। एवरी स्टूडेंट शुड गो फॉर साइंस। ऐसा क्यों? क्योंकि साइंस करने के बाद बेटा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है, साइंस करके आप आईटीआई भी जा सकते हो, साइंस करके कॉमर्स भी जा सकते हो, साइंस करके आर्ट्स भी जा सकते हो, साइंस करके आप पॉलिटेक्निक भी जा सकते हो। मीन्स आफ्टर साइंस ऑल फील्ड्स विल रिमेन ओपन। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है बेटा का टू गेट इनटू साइंस। अब साइंस में कितने तरह के एडमिशन है उस पर अपन थोड़ा सा डिस्कशन करें। ये तो हो गया जनरलाइज डिस्कशन। अब स्पेसिफिकली साइंस की बात करते हैं। नाउ साइंस आफ्टर 10 साइंस में दो तरह की एडमिशन होती है बेटा। एक होती है जनरल, दूसरा जिसे बायफोकल या वोकेशनल बोला जाता है। जनरल या फिर बायफोकल या वोकेशनल। तो जनरल मतलब यहाँ पे बच्चे को रहेगा बेटा इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, मतलब उसने चारों साइंस के सब्जेक्ट ले लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो। और इंग्लिश के अलावा उसे लैंग्वेज रहेगी, या तो मराठी लेगा या हिंदी या कोई और लैंग्वेज लेगा। तो ये होती है जनरल कैटेगरी ऑफ ऑप्शन। तो जनरल वो बच्चा रहता है जो सभी ऑप्शंस ओपन रखना चाहता है, ठीक है। फिर बायफोकल, बायफोकल या वोकेशनल। अगर कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो वो बच्चा क्या करता है बेटा, यहाँ से बायोलॉजी हटा देता है। तो बायोलॉजी हटा देगा तो यहाँ सब्जेक्ट बचेगा इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और बायोलॉजी की जगह वो ले लेगा कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आईटी, ऐसे भी वो चूज कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई मेडिकल फील्ड रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे फार्मेसी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, डॉक्टर हो गया, कोई भी फील्ड होगी, तो उसके लिए अगर आप जाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हटा देते हो, इंग्लिश रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, साथ में आपके पास रहेगा बायोलॉजी, और वही जैसे यहाँ आपने कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स लिया, यहाँ आता है फिशरीज, एनिमल साइंस, क्रॉप साइंस, ऐसे वाले ब्रांचेस। हॉर्टिकल्चर भी आता है अभी नए से, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह की एडमिशन। तो सर इनमें कौन सा बेटर है? मेरे हिसाब से तो जनरल में एडमिशन लेना सबसे बेस्ट है। बेनिफिट ये होता है सिर्फ यार, जिसका फिक्स है कि मुझे नहीं जाना है मेडिकल रिलेटेड फील्ड, उस बच्चे ने ये लेना बेटर है, क्योंकि इसके कारण उनके परसेंटेज भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि 200 मार्क्स रहते हैं वोकेशनल, तो उसका एक एडिशनल एडवांटेज बनता है। तो ये हो गई फील्ड्स व्हाट आफ्टर 10। अब सेकंड टॉपिक जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, अब क्या हुआ, इंपॉर्टेंस ऑफ परसेंटेज। अपन इस पे बात करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ परसेंटेज। क्या इंपॉर्टेंस है? मैं अगर अभी आप लोगों से सवाल करूं एज अ पेरेंट एंड एज अ स्टूडेंट कि 12वीं के परसेंटेज कितनी इंपॉर्टेंट है, तो हर पेरेंट बोलेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज प्रीवियस। पहले जितना इंपॉर्टेंट था उतना नहीं है। क्यों? क्योंकि आफ्टर 12 ऑल एडमिशंस, आफ्टर 12 ऑल एडमिशन, जो भी एडमिशन होती है 12वीं के बाद, आर ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव
एग्जाम्स और ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। पूरा एडमिशन का खेल अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे है। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कौन थी? हर चीज के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नो डाउट। परसेंटेज इज इंपॉर्टेंट, तो 75 अबव परसेंटेज आना है इज गुड, लेकिन मैं बोलूंगा 95 परसेंटेज आ गए और मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार्क्स ही नहीं मिले, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला। और पेरेंट्स को भी पता और बच्चों को भी पता होना चाहिए कि 12th के बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बेटा कॉलेज। हम किस कॉलेज से आगे का एजुकेशन करते हैं उस पर अपना पूरा करियर डिपेंड करता है। तो इसलिए पूरा खेल आ जाता है किस पे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे। तो अभी मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ वो है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कौन कौन सी है। तो अगर हम बात करें जनरल ग्रेजुएशन की, अगर मैं बात करता हूँ ग्रेजुएशन, एनी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ग्रेजुएशन के लिए एक एग्जाम आते हैं बेटे जिसे CUET बोलते हैं। CUET स्टैंड्स फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इट इज फॉर ऑल ग्रेजुएशन। ये BSc के लिए भी है, BBA के लिए भी है, BCA के लिए भी है, एनी ग्रेजुएशन के लिए है। तो इसमें भी दो तरह की होगी, एक सेंट्रल की आती है नेशनल लेवल पे, और एक स्टेट गवर्नमेंट भी अब CUET ले रहा है BBA BCA इनके लिए, तो वो भी। फिर इसका बेनिफिट क्या है? पहले क्या होता था, अगर आपको BSc में एडमिशन करना है या फिर आप चाहते हो यहाँ रह के भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से एडमिशन करना चाहते, तो आपको वहाँ जाके फॉर्म भरना पड़ता था, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज लिस्ट डिस्प्ले होती, फिर आपका एडमिशन हो सकता था। लेकिन अब वो सारी तकलीफें नहीं रही। अब CUET देखिए, आप एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे आप पेपर दोगे जिसका 11th और 12th के बेसिक पे ही सिलेबस होगा। वो एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पे आप ऑल इंडिया की कोई भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो फॉर एनी प्रोग्राम। एनी प्रोग्राम में BSc रहे, BBA रहे, BCom रहे, जो भी होगा, एनी ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए एक एग्जाम है दैट इज CUET। इसके अलावा कोई बच्चा अगर लॉ में करियर करना चाहता है तो उसके लिए क्लैट नाम की एग्जाम है। कौन सी एग्जाम है? क्लैट नाम की। दिस इज बेसिकली फॉर लॉ स्टूडेंट, जिसमें 11th 12th का कुछ बेसिक होता है, अलॉन्ग विद जनरल नॉलेज एंड कुछ लॉ रिलेटेड टर्म्स है जिनका स्टडी उन्हें करना पड़ता है। उसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जो कि CUET में भी आता है और क्लैट में भी आता है। तो ये होगी जनरल एग्जामिनेशन। इसके बाद जो सारी एग्जामिनेशन है, दिस ऑल एग्जामिनेशन आर पर्टिकुलरली फॉर साइंस फील्ड। किसके लिए बेटा? साइंस फील्ड के लिए। तो मैं उस पर थोड़ा डिटेल में जाना चाहूँगा। साइंस में अगर कोई बच्चा, इसको अलग से लेता हूं, अगर कोई बच्चा 11th 12th साइंस कर रहा है तो उसके लिए कौन कौन सी एग्जाम्स है उस पर अपन थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई बच्चे ने साइंस लिया है तो उसके पास कौन कौन सी फील्ड है वो सब जाएंगे। तो एक आता है जिसको इंजीनियरिंग करना है, इफ एनीवन वांट्स टू गो इन इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग में जाने के लिए बच्चे के पास दो ऑप्शन है, एक है JEE, दूसरा है MST CET। मैं दोनों पे डिटेल में डिस्कशन करूंगा, JEE और MST CET। अब JEE जो एग्जाम है ये दो स्टेजेस में होती है, एक होता है मेंस प्लस सेकंड स्टेज होती है एडवांस। तो JEE में से मिलने वाले कॉलेजेस जो है उसमें सबसे टॉप पे कॉलेज आते हैं, टॉप मोस्ट नेशनल कॉलेज, जिसमें आता है IITs, उसके बाद आते हैं बेटा NITs, VITs, IIITs, फिर बिट्स पिलानी खुद की एग्जाम लेता है बिटसेट नाम से, कुछ VITs भी खुद की एग्जाम लेते हैं, केरला खुद की JEE देता है, वेस्ट बंगाल खुद की JEE देता है। ये सारी एग्जाम्स सारे कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। मेंस बच्चा 2 बार दे सकता है, एक 12वीं की बोर्ड्स एग्जाम के पहले इन द मंथ ऑफ जनवरी, दूसरा 12वीं की बोर्ड्स के एग्जाम के बाद अप्रैल में। अब ये जनवरी और अप्रैल में जो भी रिजल्ट आएगा उस बेसिस पे, इस मेंस के रिजल्ट के बेसिस पे बच्चे NIT, VIT, IIIT को अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक्स। रैंक्स भी कैसे बनते हैं उस पर अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये हो गया मेंस के। फिर जो बच्चे मेंस में अपीयर हुए उसमें से कुछ बच्चे एडवांस के लिए क्वालिफाई होंगे, और एडवांस जो बच्चे पास करेंगे उनका ही एडमिशन कहाँ होगा? IITs में होगा। कहाँ होगा? IITs में होगा। तो हर साल JEE कम से कम 15 से 17 लाख बच्चे देंगे। इस साल भी ऑलमोस्ट 17 लाख तक काउंट गया था। उसमें से 2.5 या 3 लाख बच्चे एडवांस के लिए अपीयर होंगे, उसमें से कुछ बच्चे कहाँ जाएंगे? IITs के लिए जाएंगे, ठीक है। तो JEE का सिलेबस पैटर्न क्या होता है? 11th एंड 12th NCERT बेस,
अब एनसीईआरटी बेस बोला मैंने, इसका मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी में से पेपर आता है। एनसीईआरटी बेस का मतलब ये 11वीं 12वीं के एनसीईआरटी बुक में जो कंटेंट है उस बेसिस पे आपकी स्टडी होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत अलग अलग लेवल के आ सकते हैं। तो इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन। एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, तो इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी बोलते हैं उसे, ऑनलाइन होती है, जिसमें फिजिक्स के 25 सवाल, केमिस्ट्री के 25 सवाल, मैथ्स के भी 25 सवाल। सब्जेक्ट के कंटेंट की बात करें तो फिजिक्स में ऑलमोस्ट 25 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 25, मैथ्स में भी 25, 11th और 12th मिला के। तो हर चैप्टर पे एक सवाल आने की गुंजाइश होती है। लेकिन इस बार जो जनवरी में पेपर हुआ उसमें ऐसा देखा गया कि कुछ चैप्टर्स पे ज़्यादा सवाल है, कुछ चैप्टर्स पे कम है। इसका मतलब ये होता है कि सारी पढ़ाई करना कंपलसरी है, तो पूरी पढ़ाई होनी ही चाहिए। तो ये हुआ एग्जाम पैटर्न मेंस का। एडवांस का ये इसका एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स रहेंगे, तो टोटल 75 क्वेश्चन इंटू 4 मतलब 300 मार्क का पेपर रहेगा, और एक गलत जवाब के पीछे 1 मार्क्स आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हुआ जेई का पैटर्न। किसका पैटर्न हुआ? जेई का। क्लियर? अब जेई का सर बहुत टफ है, ये है वो है, उस पर अपन डिस्कशन करेंगे, देना नहीं। नेक्स्ट आता है बेटा एमएसटी सीईटी। मैं इंजीनियरिंग वाली एमएसटी सीईटी की बात कर रहा था पहले। एमएसटी सीईटी में से हमें मिल सकता है बेटा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आने वाले सभी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस, सभी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस में आप एमएसटी सीईटी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें सबसे ऊपर कौन से आते हैं? गवर्नमेंट कॉलेज, बाद में प्राइवेट, जिसमें गवर्नमेंट में सबसे ऊपर सीओईपी पुणे है, उसके बाद बाकी के कॉलेजेस आते हैं। फिर इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है? फिजिक्स पे आते हैं बेटा 50 सवाल, केमिस्ट्री पे 50 सवाल, मैथ्स पे आते हैं 100 सवाल, जिसमें कि 10 11वीं बेस और 40 12वीं बेस। सेम ऐसा ही इधर 10 11th पे और 40 12, इधर 20 11th पे और 80 12वीं। तो ये पहले, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग होती नहीं, 200 मार्क का पेपर होता है, नो निगेटिव मार्किंग के साथ। तो ये थोड़ा आसान रास्ता है इंजीनियरिंग। लेकिन अब आप ही सोचिए, अगर कोई बच्चा डायरेक्ट सीईटी करता है तो वो जेई के कॉलेज के रास्ते तो खुद ही बंद कर दे रहा है, तो बड़े कॉलेजेस के दरवाजे उसके लिए क्या हो जाएंगे बंद। ये नहीं है कि कोई सीईटी करने वाला जेई दे नहीं सकता, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जेई वाले बच्चे की पढ़ाई ज़्यादा हुई, वो जब सीईटी देगा तो सीईटी वाले बच्चों में कहीं ना कहीं तो भारी पड़ेगा, क्योंकि उसका सिलेबस ज़्यादा है, उसका करिकुलम ज़्यादा है, उसकी पढ़ाई ज़्यादा हुई। तो ये हुआ सीईटी। इसके लिए इंजीनियरिंग रिलेटेड बात है। नेक्स्ट फील्ड कौन सी? तो दूसरा, साइंस वालों के लिए दूसरा, अगर किसी बच्चे को क्या बनना है बेटा? डॉक्टर। तो डॉक्टर के लिए एक ही एग्जाम है जिसे हम बोलते हैं नीट। नीट स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। नीट स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी। कोई भी डॉक्टर बनना हो, जिसमें सबसे ऊपर आता है एमबीबीएस, फिर आते हैं बीएएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, फिर फिजियोथेरेपिस्ट और कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज। ये सारे डॉक्टर कोई भी बनना हो तो एक ही एग्जाम है बेटा नीट। इसका एग्जाम पेपर जो होता है वो 720 मार्क्स का होता है, जिसमें फिजिक्स के 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो ये 180 मार्क्स, ये 180 मार्क्स और ये 360 मार्क्स। बायोलॉजी में 2 सेक्शन होते हैं, जूलॉजी एंड बायोलॉजी, 45 ऐसा करके ये 720 का होता है। एक करेक्ट क्वेश्चन के पीछे बेटा 4 मार्क्स मिलते हैं, एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 मार्क आपका रिड्यूस होता है। क्या होता है? रिड्यूस। तो इसमें सबसे ऊपर जो टॉप में कॉलेजेस आते हैं उसमें आता है एम्स, देन आते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसके बाद कुछ सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, देन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो अगर मैं आपसे पूछूं एम्स की फी कितनी, तो एम्स में सबसे ऊपर का जो एम्स आता है बेटा वो है दिल्ली। अब एक पेरेंट लोगों का माइंडसेट ये बना है कि नीट में बहुत गड़बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, कॉलेज में नंबर नहीं लग पाता, ये सारे रीजंस है, नो डाउट दिस आर ट्रू। लेकिन जितनी जगह उतने बच्चों का तो नंबर लग ही रहा है, ये तो हम डिनाई नहीं कर सकते। और इसमें सबसे टॉप का कॉलेज अगर मैं बोलूँ दिल्ली, तो बहुत सारे पेरेंट्स की ऐसी थिंकिंग है कि मेडिकल में पैसा बहुत लगता है, नो डाउट लगता है, लेकिन आप अगर सोचो तो एम्स दिल्ली की फी है बस 5000 रुपये, वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो 1700 समथिंग पर ईयर, हॉस्टल वगैरह के 5 से 7000 रुपये। तो कॉलेज अगर अच्छा मिल गया तो पैसा नहीं लगता है। ये एक मिथ फैलाया हुआ है अपने आजू बाजू के लोगों ने, जिनके बच्चों के मार्क्स नहीं आते वो डोनेशन भर के एडमिशन करते, तो बाकी पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि डोनेशन लगता है, पैसा लगता है, इसलिए नीट के लिए प्रिपेयर नहीं कर। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करो
और एफर्ट्स लो और गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर लग जाए तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज की भी फी 1.5 से 2 लाख तक ही जाती है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, कम से कम 40,000 भी है। तो उसके लिए सिर्फ क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए बेटा, क्या चाहिए, मार्क्स। तो ये नीट। अब ये जो नीट है ये किसके लिए था बेटा, पीसीबी ग्रुप वालों। तो ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ग्रुप वालों के लिए एमएसटी सीईटी भी है, जिसमें 3 तरह की सीईटी आती है। एक आती है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, एक आती है बी फार्म के लिए, और एक आती है बेटा बीएससी नर्सिंग के लिए। ऐसी 3 सीईटी है, बीएससी एग्री, बी फार्म और बीएससी नर्सिंग। ये फार्मेसी में बैचलर डिग्री के लिए, ये एग्रीकल्चर में और ये नर्सिंग में। नर्सिंग में अगर बच्चे का नंबर एमएसटी सीईटी रखता है तो फर्स्ट ईयर में 1000 रुपये महीना स्टाइपेंड मिलता है, सेकेंड ईयर में 1200 रुपये महीना मिलता है, और थर्ड ईयर में इट कम्स आउट टू बी 1500 रुपये पर मंथ। इतना स्टाइपेंड पढ़ने का मिलता है। तो ये बीएससी नर्सिंग। नर्सिंग इज ऑल्सो गुड फील्ड, फार्मेसी भी अच्छा है, बीएससी एग्री। बीएससी एग्री वालों के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में अलग से एडवर्टाइजमेंट निकलती है, एमपीएससी के थ्रू इनकी एग्जाम्स होती है। हर बैंक में अब एग्रीकल्चर ऑफिसर की जरूरत है तो उनके लिए भी बीएससी एग्री का ऑप्शन बहुत बढ़िया है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में डिमांड बढ़ती जा रही है तो फार्मेसी की भी डिमांड है। बीएससी नर्सिंग अभी गवर्नमेंट का जीआर आ ही रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बीएससी नर्सिंग वाले ही बच्चे नर्सिंग कर सकते हैं, कोई भी उठा के नर्सिंग नहीं कर सकेगा, ऐसा जीआर आ ही रहा है। तो उसका भी बेनिफिट हो सकता है, मतलब जल्दी से जॉब लगने के चांसेस है। सेम इस प्रकार नर्सिंग की एग्जाम एम्स भी लेता है। एम्स जब नर्सिंग की एग्जाम लेता है तो उसमें बीएससी नर्सिंग एम्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा है बेटा कि 12वीं में 75% चाहिए। अगर आपका नर्सिंग में नंबर लग जाता है एम्स में तो यू विल गेट अ स्टाइपेंड ऑफ 15,000 पर मंथ। ये आपको स्टाइपेंड मिल सकता है। तो ये सारी फील्ड्स हुई साइंस वालों के लिए। इसके अलावा जो एक फील्ड है जिसका आजकल बहुत क्रेज है, दैट इज एनडीए, जिसे नेशनल डिफेंस एकेडमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो इसकी एग्जाम जो है वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है और इसकी इंटरव्यू जो है एसएसबी लेता है। एसएसबी स्टैंड्स फॉर सर्विस सेकेंडरी बोर्ड। तो एनडीए के मार्फत आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स इनमें से किसी भी फील्ड में जा सकते हो। तो मेरा पर्सनल सजेशन ऐसा है कि एनडीए में मेनली 90% स्टूडेंट जो डिफेंस स्कूल वाले वो टिकते हैं, 5 to 10% ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट डायरेक्ट एनडीए में क्वालिफाई होते हैं और टिक पाते हैं, बिकॉज इट इज नॉट दैट इजी। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं है, स्टडी के साथ साथ फिजिकल एंड मेंटल टेस्ट भी बहुत टफ होते हैं। इसका मेन सिलेबस होता है एक मैथ्स का पेपर, उसके अलावा सेकंड सब्जेक्ट पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें। तो इसके बेसिस पे आपका एक थ्योरी पेपर होगा, वो क्वालिफाई होने के बाद आपका एसएसबी का इंटरव्यू होगा जो कि 2 सेक्शन में चलता है। पहले पर्सनल इंटरव्यू और एक साइकोमोटर टेस्ट के साथ। साइकोमोटर और विजुअल एबिलिटी टेस्ट भी होता है उसमें। उसके बाद आप मेडिकल टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर मेडिकल होने के बाद आप सिलेक्ट हो सकते हो। लेकिन जो बच्चे इमोशनल है या फिर फैमिली के ज़्यादा कनेक्टेड है उनके लिए थोड़ा हार्श हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप जेन्युइनली डिफेंस में जाना चाहते हो तो 11th-12th में नहीं हुआ तो आपके लिए एक आफ्टर ग्रेजुएशन ऑप्शन बचता है जिसे बोलते हैं सीडीएस, दैट इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, इसके थ्रू आप आफ्टर ग्रेजुएशन डिफेंस में अच्छी पोस्ट पे जा सकते हो। तो दैट इज मोर बेटर ऑप्शन दैट एनडीए। तो एनडीए तो डिफेंस स्कूल वाले कर ही रहे हैं, तो आप बच्चे आपके लिए सारे ऑप्शंस ओपन रख सकते हो। मैंने अभी मेरे पास देखा है बहुत सारे बच्चे जो एनडीए के लिए गए थे लेकिन 1 साल बाद छोड़ के आए। मैं उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बात कर रहा हूँ, अपने मन से नहीं। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गई सारी फील्ड। अब क्या होगा, अब पेरेंट्स बोलेंगे सर एक तो स्टेट लेवल की एग्जाम्स है और एक नेशनल लेवल की, और कोई पेरेंट बोलेगा सर मैं क्यों ये सब करूं, मुझे तो मेरे बच्चे को यूपीएससी कराना है या एमपीएससी कराना है या बैंकिंग जो भी गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कराना है, तो मैं क्यों इन एग्जाम्स के पीछे पढ़ूं। तो इस पे थोड़ा सा अपन लग जाते हैं। भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रही है, आप खुद ही सोच के देखिए, अगर आपका गोल है बच्चे को यूपीएससी में डालना, नो डाउट ही हैज टू कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन, उससे तो पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ही होगा। तो आप ही सोचिए
क्या हर बच्चा यूपीएससी प्रिपेयर करने वाला पास होता है? नहीं। मैं निगेटिव बात नहीं कर रहा, लेकिन रियलिटी चेक कर रहा हूँ। इसका मतलब ये जो पास नहीं हुआ उसे खुद के पास ऐसा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगेगा जिसके बेसिस पे वो कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी तो कर सके। अब आपके बच्चे को ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि 10 साल तक तो प्रिपरेशन करता रहे, 10 साल बाद होगा तो ठीक है, नहीं तो अपन देख लेंगे। अब जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही है वो कर लेंगे, लेकिन जिनकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी सही नहीं है उन पेरेंट्स का क्या, वो तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें चीज़ों को सोचना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको बच्चे को यूपीएससी में डालना है, एमपीएससी में डालना है, बैंकिंग में, कहीं पे भी आपको गवर्नमेंट के लिए जाना है, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ही तैयारी करनी है। किसकी तैयारी करनी है? कॉम्पिटिटिव। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आपको पता है आगे चल के देनी है, तो 10वीं के बाद बच्चे को कंपटीशन में उतारना क्या सही नहीं होगा? बेटर ऑप्शन है कि 10वीं के बाद ही उसे कहीं में उतारो, कंपटीशन में उतारो। नो डाउट मैं ये नहीं बोलता कि जो बच्चा जेईई कर रहा है वो आईआईटी ही जाएगा, या फिर जिस बच्चे ने नीट किया वो एमबीबीएस ही जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप इन चीज़ों को परे रख के सोचिए कि ये नहीं मिला, पर वो जो 2 साल उसने वो जर्नी जिया, ईमानदारी से अगर एफर्ट्स लिए होंगे, पढ़ाई करी होंगी, तो उसके साथ वो पढ़ाई लाइफ टाइम चलेगी, उसे पढ़ाई की आदत लगेगी। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं तो अपने यहाँ बच्चे क्या हो रहे हैं, अगर आपने अभी कंपटीशन में नहीं डाला, आप उसको बोलोगे 11वीं 12वीं कर ले बेटा, फिर सोचेंगे। तो 11वीं 12वीं कर ले, जैसा आपने बोला 11वीं 12वीं में बच्चा जैसा रहता है वैसे ही वो आगे थिंकिंग के साथ आगे बढ़ता है। ये भी आप 5 या 10% ही बच्चे ऐसे होंगे जो 12वीं के बाद चेंज करेंगे, लेकिन मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो 11वीं 12वीं में जैसे होते हैं वैसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं लाइफ। अगर वो रिलैक्स हो गया तो आगे उठ ही नहीं पाया तो फिर तो गया। तो बेटर है उन्हें आप बोलिए कि आपको बेटा कॉलेज के लिए ट्राई करना है 2 साल, बड़े से बड़ी एग्जाम की तैयारी करके देखो, उतर के देखो, समझ के देखो, तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। जब आप बोलोगे, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि सीईटी की बात अगर हम करें, तो एक बच्चा है जो जेईई करके आ रहा है और एक बच्चा है जो सीईटी वाला है। सीईटी वाले का भी नंबर गवर्नमेंट में लगा, जेईई वाले का भी लगा, ठीक है मान लेते, लेकिन ये बच्चा इसे 4 साल भारी पड़ेगा, क्योंकि उसका एटीट्यूड अलग है, उसकी पढ़ाई अलग है, उसको ट्यूशन क्लासेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसने इतना डिटेल में पढ़ा हुआ रहेगा, जेईई में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो इन सारी चीजों को सोचना जरूरी है, ठीक है। आगे तो कंपटीशन इज मोर इम्पोर्टेंट, तो कंपटीशन में उतारना जरूरी है। हम ये नहीं चाहते, मैं ये नहीं बोल रहा कि रेस में लगाओ इस कॉलेज में, नहीं, ठीक है ना, वो करेगा जेईई के लिए प्रिपेयर, उसको एनआईटी मिलेगा पर अच्छा तो मिल रहा है। लेकिन अगर उसने जेईई के लिए प्रिपेयर करा है तो नो डाउट उसे सीईटी में का तो टॉप का कॉलेज मिल ही जाएगा। कहाँ का टॉप का कॉलेज मिलेगा उसे? सीईटी का, तो उसकी तो जीत है। लेकिन जो बच्चा सिर्फ 11th साइंस कर रहा है, एग्जाम नाम के लिए दे रहा है, उसकी एडमिशन नहीं होगी। ऑल एडमिशंस आर ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वेदर इट इज जेईई, वेदर इट इज नीट और वेदर इट इज एमएसटी सीईटी। तो आपको बच्चे को कॉम्पिटिटिव बनाना जरूरी है। अब क्या गड़बड़ी हो रही है उस पर हम थोड़ा सा लाइट डालते हैं। हो क्या रहा है